नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। पढ़ाई आप लोग की अच्छी चल रही होगी। बीपीएससी 71 का आपका जो नोटिफिकेशन तो आ गया है, तो आपने तैयारी शुरू कर दिया होगा। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट किया था, उसमें हमने देखा था स्टोन एज के बारे में और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। तो उसमें जितने सारे भी कंसेप्ट्स थे, जितने सारे भी फैक्ट्स थे, वो सारा फैक्ट्स हमने डिस्कस कर लिया और अच्छे से डिस्कस कर लिया है, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था। तो जिन साथियों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है, वो जाकर उस लेक्चर को देख ले, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से आपको लेक्चर दिया गया है। और वो जो लेक्चर आपको मिलेगा स्काई एकेडमी 360 पर मिलेगा, जो हमारा यूट्यूब चैनल है। आप उस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है, हम लोग उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे एंशियंट हिस्ट्री में। तो एंशियंट हिस्ट्री का जो हमारा आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से भी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है वैदिक एज। वैदिक एज, तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने स्लाइड लिया वैदिक एज के बारे में। तो आप ये स्लाइड देखकर समझ सकते हैं कि वैदिक एज क्या होगा। आपने सुना होगा वेदास, जितने भी वेदा होते हैं, पुराण होते हैं, वो सब वैदिक एज में ही लिखा गया था। तो इसलिए इसे वैदिक एज बोला जाता है। यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी गुरु थे, जितने भी उस समय के जो संत लोग थे, वो सारा वहाँ पर जो हवन करते थे, उनमें जो मतलब कि जो जो मतलब ये प्रवचन होता था या किसी तरह का जो उसमें मंत्र का उच्चारण किया जाता था, सब वो वैदिक एज से ही आया है। इसलिए हमने यह स्लाइड में रखा, जिससे आपको अच्छी तरह समझ आए कि वैदिक एज मीन्स होता क्या है। तो इस स्लाइड में हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे, यहाँ पर जितने भी इसमें फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो सारा हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो वैदिक एज क्या रिफर करता है यहाँ पर। अगर वैदिक एज देखे तो यह क्या करता है, जिसमें वैदिक संस्कृत टेक्स्ट आपको लिखा गया था, उसे कंपोज किया गया था इसी समय। और जो इसका टाइम पीरियड है वैदिक एज का, वो टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, तो वो टाइम पीरियड कितना है, जो समय जो काल है, वो कितना समय में ये वैदिक एज आपको डिस्कस किया गया है। तो वो जो टाइम पीरियड यहाँ पर अगर देखें वैदिक एज का, तो वो है आपको 1500 बीसी। बीसी हम जानते हैं बीसी में क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। 1500 बीसी से 1000, 1500 बीसी से यहाँ 600 बीसी। जिस वैदिक एज को क्या किया गया है, 1500 बीसी से 600 बीसी तक हम उसका स्टडी करते हैं। लेकिन 1500 बीसी से 600 बीसी में दो वैदिक एज को डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा जो वैदिक एज, अर्ली वैदिक एज होता है, और एक होता है हमारा लेटर वैदिक एज। तो अर्ली वैदिक एज क्या होता है, जिसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे आगे। अर्ली वैदिक एज यहाँ पर देखेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम देख ले अर्ली वैदिक एज, तो ये हमारा जो अर्लिक वैदिक एज होगा, ये कब से होगा, ये 1500 बीसी से 1000 बीसी, मतलब 1500 से 1000 बीसी तक आपको यहाँ पर स्टडी करना है अर्ली वैदिक एज के बारे में। उसमें क्या सोसाइटी था, क्या कल्चर था, क्या पॉलिटिक्स था, क्या पॉलिटिकल मतलब जो सिनेरियो था, वो सब सारा चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर उसी में नेक्स्ट होता है, क्योंकि आप जानते हैं जो बीसी में क्या होता है, डेट हमारा पीछे की तरफ बढ़ता है। जैसे आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा, तो इसमें क्या होता है कि ये जो जीरो से यहाँ से शुरू होता है 1 2 3, तो ये बीसी आपको समझिए कि यहाँ से शुरू हो रहा है, पीछे से शुरू हो रहा है। फिर अगर उसी तरह हम एडी पर जाते हैं, तो एडी पर जीरो से आपको आगे शुरू होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये आगे बढ़ रहे हैं। तो 1500 से 1000 बीसी। फिर हमारा यहाँ पर लेटर वैदिक एज की बात करें, यहाँ पर जो लेटर वैदिक एज था, उसका अगर यहाँ पर हम देखें, तो ये क्या कितना था यहाँ पर, 1000 बीसी से, या इसको बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा ही बोल सकते हैं, 600 बीसी तक। तो ये हमारा टाइम पीरियड है। आपको ध्यान रखना है कि वैदिक एज का टाइम पीरियड क्या है, 1500 से 1000, 1500 से 600। उसमें दो डिवीजन है, अर्ली वैदिक एज और एक स्नेक डिवीजन है आपको लेटर वैदिक एज। तो अर्ली वैदिक एज में 1500 से 1000 बीसी, और लेटर वैदिक एज में 1000 से 600 बीसी। ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस, और इस टाइम पीरियड में जो वैदिक एज का जो हमारा समय था, उस टाइम पीरियड में सेंट्रल एशिया से, जो सेंट्रल एशिया से आर्यंस है, आज भी आर्यंस का जो कंसेप्ट है वो डिबेटेबल है कि हमारे देश में आर्यंस कहाँ से आए हैं। वो सेंट्रल एशिया रसिया से आए हैं, या मतलब कि जितने भी सेंट्रल एशियन, साउथ एशियन कंट्री है, नॉर्थ एशियन कंट्री है, वहाँ से आए हैं। तो ये अभी भी डिबेट का टॉपिक है, और बहुत सारे हिस्टोरियन का अलग अलग व्यू पॉइंट है। लेकिन फिर भी हम लोग समझते हैं कि जो
आर्यंस आए हैं, अभी भी जितने भी साइंटिस्ट का अपना जो कॉमन पॉइंट है, व्यू पॉइंट है, उसमें बताया गया जो आर्यंस आए हैं वो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके इंडिया आए हैं 2000 से 1500 बीसी तक। हमने पढ़ा था जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसका डिक्लाइनिंग का भी एक रीजन यह था कि बोला था कि आर्यन का इन्वेजन हुआ, उससे जो हमारे यहाँ के जो इंडिजिनस सोसाइटी के लोग थे वो मतलब आपको विलुप्त हो गए, मतलब जो आर्यंस का इन्वेजन हुआ उसके बाद ये सोसाइटी आपको डेवलप हुआ। तो यह वैदिक एज का सोसाइटी क्या था, यह आर्यंस का इन्वेजन हुआ। फिर हम देख ले आर्यंस मीन्स होता क्या है यहाँ पर। सबसे पहले बात तो ये समझना है ना कि आर्यंस मीन्स होता क्या है। तो आर्यंस का यह आपसे पूछा भी जा सकता है मीनिंग, आर्यंस का मीनिंग होता है क्या। तो आर्यंस का मीनिंग होता है इमिनेंट और बेस्ट बोल सकते हैं। आर्यन मीन्स क्या होता है, बेस्ट और इमिनेंट, मतलब जो सबसे अच्छा और सबसे मतलब ज्यादा जो क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब बेस्ट बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, उसे आर्यंस बोला जाता है। जैसे ये अगर देखे वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप को बिलोंग करते थे, उनका जो भाषा था वो इंडो यूरोपियन था। वो साउदर्न रसिया से माना जाता है, सेंट्रल एशिया से, वहां से वो वेस्ट एशिया द्वारा मतलब कि उसी के रास्ते वो इंडिया आए, कितना 2000 बीसी से। फिर जो ऋग वेदा अगर देखें तो इसमें वेदा वैदिक एज है तो इसमें बहुत सारा वेदास लिखा है। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के वेदास लिखे गए और किस किस वेदा का वेद का क्या महत्व है। तो सबसे पहले ऋग वेदा का अगर देखें आर्यंस को 36 टाइम यहाँ पर लिखा गया उसमें। ये फैक्ट आपको याद रखना, फैक्ट पूछा जाता है वैदिक एज में, जो फैक्ट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो जितना भी जानकारी आपको यहाँ पर स्लाइड में दिया गया है, ये ज़्यादा स्लाइड नहीं है, लेकिन इतना स्लाइड को भी आप अगर अच्छे से रिवाइज कर लेते हो तो क्वेश्चंस आपका एक भी नहीं छूटेगा, यह मैं आपको यहाँ पर श्योर कर देना चाहता हूँ। तो 36 टाइम उसमें लिखा गया है। फिर अगर देखें ऋग वेदा में क्या होता है कि अवेस्था, अवेस्था एक क्या था, ईरानियन टेक्स्ट था, वहाँ का एक रिलीजियस ईरानियन टेक्स्ट है जिस पर में भी मतलब कि आपको आर्यंस का चर्चा किया गया है। फिर अगर देखें तो ये इंस्क्रिप्शन भी आपको इराक से उस समय मिला था जो कि 2200 बीसी है, 2200 बीसी से आपको मिला था। फिर नया तरीका का इंस्क्रिप्शन है, ये नाम भी याद रख सकते हैं, हिटिट एक है, कैसाइट एंड मितानी, ये इंस्क्रिप्शंस, इसमें भी आर्यंस का नाम मेंशन किया गया। इसलिए हम आर्यंस के वर्ड को मतलब झुटला नहीं सकते, आर्यंस इन्वेजन हुआ था इंडिया में। बहुत सारे हिस्टोरियंस ने यह बात पर मतलब कि उन्होंने माना है, बहुत सारे हिस्टोरियन का यह व्यू पॉइंट था। तो ये हमारा आर्यंस के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इसमें जो इंफॉर्मेशन है आपको, वैदिक लिटरेचर। तो वैदिक लिटरेचर में हमें क्या मिलता है कि उस समय का सोसाइटी कैसा था, उस समय का पॉलिटिक्स कैसा था, उस समय का इकोनॉमिक लाइफ कैसा था, किस तरह से लोग रहते थे, लोग का खान पीन क्या था, क्या उनका इकोनॉमिक सोर्स था, रिवेन्यू सोर्स क्या था, वो सारी चीज जानकारी हमें क्या मिलती है, वेदा से मिलती है। वेदा में सिर्फ आपको मंत्र या किसी तरह का जो पूजा पाठ, ये सारी जानकारी तो मिलती है, उसके अलावा भी हमारा सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में, लोग किस तरह से रहते थे, क्या उनका लैंग्वेज था, वो सारी जानकारी हमको क्या वेदा से यहाँ पर मिलती है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देख ले सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ भी हमको यहाँ पर मिलेगा। और जो नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस स्लाइड का, वो है कितने तरह के वेदाज है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें वेदास के बारे में, तो यहाँ पर 4 तरह के वेदाज हैं। कितने तरह के वेदाज हैं? 4 तरह के, जिसमें कि सबसे पहला हमारा क्या है, ऋग्वेद। सेकेंड क्या है हमारा, सामवेद। क्या होता है ऋग्वेद, क्या होता है सामवेद, ये सारी जानकारी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर ऋग्वेद, सामवेद। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट है हमारा यजुर्वेद। नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर यजुर्वेद। फिर है अथर्ववेद। और ये सारे जो वेद हैं इनका एक अलग पार्ट होता था, वो सारे वेद में आपको ब्राह्मणास मिलेंगे, अरण्यकास मिलेंगे, ये भी एक किताब का ही पार्ट होता था। फिर उपनिषद मिलेंगे, आप जानते हैं उपनिषद, उपनिषद में जितना भी मतलब जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो पूरा उपनिषद में दिया जाता है कि मतलब कि आदमी अमर कैसे होता है, मतलब सोल कहाँ जाता है, हमारे मतलब कि आत्मा के बारे में बताया जाता है, ये सब उपनिषद में आपको चर्चा किया जाता है। ये सब ऋग वेदा से ही आपको मिलता है। तो ये सारे वेद के अलग अलग पार्ट है, उसमें उपनिषद भी है, अरण्यकाश भी है और ब्राह्मणास भी है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसे हम लोग श्रुति भी बोलते थे, ओरल ट्रेडिशन। पहले क्या होता था कि जो लिखने की जो सामग्री थी उसका आविष्कार नहीं हुआ था, तो जो ये जितना भी वेदास हैं ये तो लिखा तो बाद में गया था, लेकिन इसको जो मतलब आगे पहुंचाना है जनरेशन टू जनरेशन, मतलब आगे पहुंचाना, तो ये क्या होता था, जैसे
मैंने आपसे आज चर्चा किया, फिर आप जाके किसी और से चर्चा करेंगे, फिर वो किसी और से करेंगे। इस तरह से ये ट्रेडिशन ओरल ट्रेडिशन था, मतलब पूरी तरीके से ओरली ये क्या होता था, जनरेशन टू जनरेशन मूव करता था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, इसे हम श्रुति बोलते हैं। श्रुति मीन्स क्या होता है, सुनकर याद रखना। तो ये श्रुति का मतलब ही होता है ये ओरल ट्रेडिशन था आपको। फिर ये 4 तरह का वेदा था। कौन वेदा था 4 तरह का? एक आपको ऋग्वेद था, एक आपको यहाँ पर यजुर्वेद था, एक अथर्ववेद था, और एक कौन था, सामवेद था। अब देखेंगे कि ये ऋग्वेद में क्या क्या है, यजुर्वेद में क्या होता है, सामवेद में है, कितने उसमें श्लोक हैं, किन्होंने लिखा है। तो ये सारी जानकारी हम यहाँ पर देखेंगे, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता। अगर हम पीवाईक्यू क्वेश्चन भी देखें तो उसमें ऋग्वेद के बारे में आपको पूछा जाता है और रिपीटेडली पूछा जाता है। ये भी पूछा गया कि जो बिहार शब्द है वो किस वेद में आपको दिया गया है। कौन से वर्ड के बारे में पूछ दिया, कोई भी शब्द आपको उठा के दे दिया क्वेश्चन में, आप पूछ देगा कि कौन से मतलब कि जो लिटरेचर में कौन से वेदास में इसका मेंशन्ड है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा ऋग्वेदा है। तो यहाँ ऋग्वेदा की अगर बात करें तो ये ओल्डेस्ट वेदा है। यहाँ देख सकते हैं ये पूरा मतलब ऋग्वेद इस तरह से यहाँ पर लिखावट आपको देखने को मिला है। हमने यहाँ पर पिक्टोग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी हमने यहाँ पर लिया है। तो सबसे पहले अगर ऋग्वेदा की हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये ऋग्वेदा क्या है, यहाँ पर ओल्डेस्ट वेदा है। ऋग्वेदा की बात करें तो ये क्या है, ओल्डेस्ट वेदा है, जो कि कब कंपाइल किया गया था, ये 1500 से 1000 बीसी में। हमने देखा था 1500 से 1000 बीसी को क्या कहते हैं, अर्ली वैदिक एज बोलते हैं। कौन सा एज बोलते हैं इसे, 1500 से 1000 बीसी को अर्ली वैदिक एज बोलते हैं। और इसमें ऋग्वेदा ही सिर्फ लिखा गया था, ऋग्वेदा के बारे में हमें पता चलता है, इसलिए हम लोग इसे ऋग्वेदिक एज ही बोलते हैं। कौन सा एज बोलते हैं, ऋग्वेदिक एज बोलते हैं। तो इसमें क्या है, हाइम्स जो सुक्ताज होते हैं, श्लोक होते हैं, वो कितना है इसमें, 1028। ये नंबर आपको याद रखना है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बीपीएससी आपसे पूछती है। और ये रिपीटेडली बीपीएससी यूपीएससी चाहे जितने भी स्टेट पीसीएस हैं या किसी भी तरह का एनटीपीसी है, वनडे एग्जाम है, वहाँ सारी ये जानकारी आपको पूछी जाती है। इसलिए मैंने जो जानकारी यहाँ पर आपको लिखा है, जो जानकारी आपको स्लाइड में दिया है, वो बहुत ही मतलब किताब को मतलब कि एक रिसर्च करके जानकारी आपको ये दिया गया है। तो ये जानकारी नहीं तो आप बुक पढ़ेंगे तो बुक में बहुत सारी जानकारी दिया गया, सारी जानकारी आपके लिए मतलब महत्वपूर्ण नहीं है, सारी जानकारी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर यहाँ पर देख ले, कंटेन्स 1028 हाइम्स, इसे सुक्ताज भी बोला जाता है, जिसे 10 मंडलाज, मंडला मीन्स क्या होता है, चैप्टर होता है। ये जो पूरा हाइम्स है, पूरा जो श्लोक है, पूरा जो यहाँ पर आप सुक्ताज देखते हैं, ये ऐसा नहीं है कि मतलब आपको एक ही चैप्टर में दे दिया, इसका 10 चैप्टर, 10 चैप्टर में इसको डिवाइड किया गया है, 10 मंडला। इसे मंडला को क्या बुलाता है, यहाँ पर चैप्टर बोला जाता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, चैप्टर्स हो गए। तो जो मंडला फर्स्ट है ये भी ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन यहां से ही पूछा जाता है कि मंडला फर्स्ट में कौन सा चीज को डिस्कस किया गया, कौन से चीज के बारे में चर्चा किया गया, ये जानकारी आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो अगर मंडला की हम लोग बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मंडला फर्स्ट में क्या है, इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य, ये सारे क्या थे, उस समय के भगवान थे। आज भी हम लोग इंद्र भगवान का पूजा करते हैं, अग्नि का पूजा करते हैं, सूर्य भगवान का पूजा करते हैं। तो उस समय से ही समझ रहे हैं कि नेचुरल, जो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो नेचर को वर्शिप करते थे, किसी तरह का टेम्पल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, टेम्पल स्ट्रक्चर नहीं था। तो वो लोग जब पूजा करते थे तो मंडला फर्स्ट में ये भगवान के बारे में बताया गया है, इन गॉड्स के बारे में बताया गया, इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य। आप जानते हैं इंद्र कौन चीज किस मतलब की चीज को डिनोट करते हैं, इंद्र भगवान जो है यहाँ पर। फिर अग्नि हो गया, वरुण हो गया, सूर्य हो गया। फिर मंडला यहाँ 2 to 7 दे सकते हैं, ये दूसरा से 7वां तक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये 7 यहाँ पर दे सकते हैं। ये पांचों जो बुक है ये ओल्डेस्ट है, इसे फैमिली बुक्स बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना है, मंडल जो 2 to 7 है, इसे क्या बोला जाता है, ओल्डेस्ट फैमिली बुक्स बोला जाता है। फिर मंडला 8 जो है उसे कनवा क्लैन, उसमें कनवा क्लैन के बारे में वहां पर दिया गया है। मंडला 9th में क्या दिया गया, सोम। सोम भी क्या था, एक गॉड के रूप में करते हैं, मतलब इसे हम लोग मतलब मानते हैं सोम। तो ये सोम के बारे में चर्चा किया गया। मंडला 10 में क्या किया, नदी स्तुति सूक्ता, मतलब जो नदी को हम मतलब पहले आप देखना, आपने रामायण मूवी देखा होगा या किसी तरह का आपने जो रिलीजियस तरह का जो एपिसोड होता है या सीरियल्स होता है, उसमें आप देखा होगा कि नदी का पूजा किया जाता है या नदी से उतरने से पहले कुछ मंत्र पढ़ा जाता है। उस तरह का नदी स्तुति सुक्ता वहां पर दिया गया। सुक्ता हम लोग देखे हाइम्स होता है, किसी तरह का श्लोक आप पढ़ रहे हैं, किसी तरह का आप पोएम रिसाइट कर रहे हैं, तो उसे यहाँ पर क्या बोला जाता है, सुक्ता बोला जाता है। फिर क्या है, नसादिया सुक्ता,
पुरुष सूक्ता जो कि मैरिज और डेथ हाइम्स हो गया, जो मतलब किसी भी तरह का अगर मतलब शादी हो रहा है या किसी तरह का अ, अगर मतलब कि डेथ हो गया, उसके बाद जो पढ़ा जाता है मंत्र, उसे पुरुष सूक्ता यहाँ पर बोला जाता है, पुरुष सूक्ता के अंदर वो आता है। तो ये मंडला 10 में दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, कितने मंडला थे ऋग्वेद में? 10 मंडला थे, और 1028 क्या थे इसमें? हाइम्स थे आपको। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो इतना चीज यहाँ जानकारी आपने देख लिया, आपको ऋग्वेदा में इतना ही यहाँ पर ध्यान रखना, और जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएंगे तो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको वहां से मिल जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट है सामवेद। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर? सामवेद। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर सामवेद है। अब सामवेद में क्या होता है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सामवेद में किस क्या क्या चीज आपको यहाँ पर मिला है सामवेद में? तो ये सामवेद भी क्या हुआ? ऋग्वेदा हाइम से डिराइव किया गया। कहां से किया गया? ऋग्वेदा हाइम से डिराइव किया गया। इसमें आपको म्यूजिक और चैंट्स के बारे में दिया जाता है, मतलब कि जैसे आप आज म्यूजिक पढ़ते हैं सारे गामा पा, ये सब क्या है? सब सामवेदा का ही पार्ट है, वहीं से ये आपको मिलेगा सामवेदा से। तो ये म्यूजिक और चैंट्स, किस तरह से आप श्लोक को बोलना है, किस तरह से उच्चारण करना है, ये सारी जानकारी आपको कहां से मिलेगी? सामवेदा से मिलेगी। तो ये चीजें आपको यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। फिर अगर देख ले तो सामवेदा सिर्फ ऋग्वेदा ही अर्ली वैदिक एज में लिखा गया था, कंपाइल किया गया था, इसलिए उसे ऋग्वेदिक एज ही अर्ली वैदिक एज को इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? ऋग्वेदिक एज भी बोला जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर, ये जो सामवेद है ये 1600 बीसी में लिखा गया था। कब से लिखा गया था? 1000 to 600 बीसी। और 1000 to 600 बीसी को हमने क्या देखा यहाँ पर? इसे क्या बोला जाता है? इसे लेटर वैदिक एज के नाम से जाना जाता है, लेटर वैदिक एज। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लेटर वैदिक एज भी बोल सकते हैं आप यहाँ पर। फिर ब्रांचेस देख ले तो यहाँ पर कौथोमा ब्रांच, रानाइया ब्रांच, जाइमिनिया, ये सब सारे ब्रांचेज है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपाइल आपको याद रखना है कि लेटर वैदिक एज में किया गया था। उपवेदा, हर एक वेद का उपवेदा होता है, इसका क्या है? गंधर्व वेद। ये पूछा गया क्वेश्चन कि उपवेदा क्या होता है इसका, तो उपवेदा इसका होता है गंधर्व वेद। अगर हमने इसमें उपवेदा नहीं देखा था, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जो ऋग्वेदा का उपवेदा क्या है? आयुर्वेद। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने मतलब स्किप कर दिया था, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। उपवेदा क्या है यहाँ पर? आयुर्वेद, ये हमारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो यहां से आपने समझ लिया कि आपको क्या यहाँ पर याद रखना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं जो टॉपिक है वो एकदम आसानी से डिस्कस कर रहा हूं, मतलब अच्छे तरीके से डिस्कस कर रहा हूं। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उस पर ज़्यादा इम्फेसिस कर रहा हूं, ज़्यादा उस पर जोर डाल रहा हूं कि आपको वो चीज़ दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम में आपको उतना टाइम तो मिलता नहीं कि आप हर एक चीज़ को रिवाइज करें, इसलिए ज़्यादा कोशिश कीजिए कि क्लास को आप अटेंड करते हैं लाइव कीजिए, और क्लास को आप अच्छी तरीके से सुनिए। तो सुनने से भी क्या होता है कि लेक्चर तो जो टेन्योर होता है, लेक्चर का टाइम पीरियड जो होता है वो कम होता है, तो आपको ज़्यादा चीज़ याद रहेगी, और इस चीज़ को आप रिवीजन करते रहिए। क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री ऐसा टॉपिक है ना कि आप 5 दिन भी छोड़ दीजिएगा, रिवाइज नहीं कीजिएगा, तो आपका पूरा डाटा मिस हो जाए। आपको तो कहानी सबको याद रहता है कि किस तरह से बाबर आया, किस तरह से देश आज़ाद हुआ, किस तरह से बाहरी आक्रमण हुआ, वो तो सारी जानकारी सबको मिल जाता है। लेकिन यह जो जानकारी है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आपको रिवीजन करते रहना पड़ेगा, तभी जाकर आप इसमें सफल हो पाएंगे, तभी जाकर आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? यजुर्वेद। नेक्स्ट हमारा क्या है? यजुर्वेद। यजुर्वेद में अगर देखें तो इसे 1000 to 600 बीसी में कंपाइल किया गया था, जो कि लेटर वैदिक आपको एज है। फिर अगर यहाँ पर देखें शुक्ल, व्हाइट, ओनली मंत्राज यहाँ पर है, इसमें माध्यान्ह और कानवा है। तो इसमें आपको रिचुअल प्रोसीजर दिया गया, ये किसको मतलब डिनोट करता है यजुर्वेद में? इसमें किस तरह से आप रिचुअल को परफॉर्म करते हैं, आज भी किसी तरह का कर्म कांड आप करते हैं, किस तरह का पूजा पाठ करते हैं, उसमें किस तरह का रिचुअल फॉलो करते हैं आप, किस तरह का मंत्र आपको बोलना है, किस तरह से आपको बैठना है, किस तरह से पूजा पाठ करना, ये सारी जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? यजुर्वेद से मिलती है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसमें अगर देखें मंत्राज प्लस एक्सप्लेनेशन, कथक, मैत्रिया, तैत्रिया, ये सब पूरा जो मतलब दिया गया आपको यजुर्वेद में बताया गया। फिर इसका इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये चीज है, एक आपको रिचुअल प्रोसीजर ये याद रखना, एक याद रखना उपवेद। ये उपवेद इसका क्या है? धनुर्वेद। इसका उपवेद क्या है? धनुर्वेद। हमने ऋग्वेद का उपवेद क्या दिखा था? आयुर्वेद। तो वो चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और इसका उपवेद हमने क्या पढ़ा था? सामवेद का गंधर्व वेद। फिर हमारा है अथर्ववेद।
अथर्ववेद भी ये कब कंपाइल हुआ गया था? अथर्ववेद भी यह 1000 से 600 बीसी, ये भी आपको लेटर वैदिक एज में कंपाइल किया गया था। लेटर वैदिक में 1000 से 600 बीसी में, इसे भी हम लेटर वैदिक एज में जानते हैं, इसे कंपाइल किया गया था। इसमें अगर हम देखें यहाँ पर आपको अथर्ववेद में, तो अथर्ववेद में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें मैजिक स्पेल्स, जितना भी मैजिक स्पेल्स भी होता है, प्लस इसमें आपको यहाँ पर जो मतलब आज के समय में आप सर्जरी देख रहे हैं, आज के समय में आप किसी भी मेडिसिन लाइन का चीज को देख रहे हैं, आयुर्वेदा को देख रहे हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी जो कि अथर्ववेद में कंटेन किया जाता है। तो ये मैजिक स्पेल से आपको दिया गया है, मतलब किसी तरह का जो जादू टोना, इस तरह का जो चीजें आप देखते थे पहले की, मतलब कि जो सोसाइटी में हुआ करती थी, आज भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, वो चीज इसमें क्या किया अथर्ववेद में। इसमें सिर्फ यही नहीं दिया गया, इसमें आपको मेडिसिन से रिलेटेड, जो कुछ तरह के बीमारी से रिलेटेड पूरा चीज यहाँ पर बताया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसको 20 खंड में बांटा गया है, इसमें 711 हाइम्स है और सनुका एंड पैपला आपको रिसेंशन से। तो ये जानकारी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है इसका उपवेद क्या है, शिल्पवेदा, और क्या है इसमें मैजिक स्पेल्स और किसी तरह का जो मतलब आपको आयुर्वेदा से रिलेटेड या किसी तरह का डिजीज से रिलेटेड यह जानकारी आपको यहाँ पर दिया गया, जो कि लेटर वैदिक एज में क्या किया गया था, कंपाइल किया गया था। तो इतनी जानकारी आपको यहाँ पर याद रहेगी। तो हमने 4 वेदास के बारे में पढ़ लिया जो कि इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पर स्लाइड हम लोग डिस्कस करते हैं। हमने देखा था ना कि सब वेदास में क्या था कि मतलब उसके भी अलग अलग पार्ट थे, ब्राह्मणास, आपको अरण्यकास, उपनिषद, तो वो सब क्या है, वो सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अगर ब्राह्मणास देख ले तो ब्राह्मणास में क्या होता था, जिसे ब्राह्मण्स भी आप बोल सकते हैं, ये ब्राह्मण्स में क्या होता था यहाँ पर, अगर ब्राह्मण्स की हम लोग बात करें तो ब्राह्मण्स में क्या होता कि जो प्रोज था उसको एक्सप्लेन किया था, वैदिक हाइम्स जितना भी मतलब जो वहां पर मंत्र, तो मंत्र तो आप वहां पर संस्कृत फॉर्म में दिया गया, उसे तो आप एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो वो ब्राह्मणास क्या होता था, उसमें एक्सप्लेन किया जाता, जितना भी वेदास में मंत्र था उसे वहां पर एक्सप्लेन किया जाता था। उसमें एस्ट्रोनॉमी भी आ जाता था, जियोमेट्री भी आता था, अल्टर कंस्ट्रक्शन भी आता था। फायर अल्टर आपने पढ़ा होगा, फायर अल्टर जो जहां पर हम लोग मतलब पूजा पाठ के बाद जो हवन करते हैं, हवन करते हैं ना हम लोग, पूजा पाठ के बाद जो हवन करते हैं वहां पर जो फायर अल्टर होता है हमारा, उसमें क्या होता है, यहाँ पर जो फायर अल्टर में जो लकड़ी रखा होता है उसमें क्या, उसे हम फायर अल्टर कहते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन भी आपको बताया गया यहाँ पर। फिर अगर ब्राह्मणा में देखें तो इच वेदा में जो ब्राह्मण का था उसमें ऋग भी आपको शामिल था, सामवेद में भी आपको मिलेगा, यजुर्वेद में भी मिलेगा और अथर्ववेद भी मिलेगा। तो ये सब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और सबका अपना अपना मतलब ब्राह्मणास था, मतलब सब में जो वैदिक जितना भी मंत्र थे उन सारे मंत्रों को यहाँ पर क्या किया जाता था, एक्सप्लेन किया जाता, अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे ऋग्वेद का देख ले ऐत्रेय ब्राह्मण, कौष्टिकाई ब्राह्मण, सामवेद को देख ले तो टांड्या, जैमिनिया, फिर यजुर्वेद को देख ले तो तैत्तिरीय, शतपथ ब्राह्मण। ये शतपथ ब्राह्मण ये इंपॉर्टेंट है, इस जो ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण, इसमें पूछा गया बीपीएससी में भी क्वेश्चन पिछले साल ही पूछा गया था कि जो बिहार वर्ड है, जो बिहार जो शब्द है आपको, ये कौन से आपको ऋग्वेदा या किसी तरह का वेदा से मिला था, ये शतपथ ब्राह्मण में आपको यह वर्ड आपको मिला है, बिहार का जो वर्ड है आपको। फिर अथर्व में क्या है, गोपत। तो ये सारे चीज जानकारी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर हमारा नेक्स्ट यहाँ पर देख ले तो अरण्यकाश। अरण्यकाश क्या होता है यहाँ पर, ये फॉरेस्ट टेक्स होता है। ये मतलब ब्राह्मण और उपनिषद के बीच में एक ब्रिज क्रिएट करता है, मतलब एक समझिए एक पुल है। जैसे आप मतलब कि पढ़ाई भी कर रहे हैं, फिर आपको एक गृहस्थ जीवन जीना, उसके बाद वानप्रस्थ जीवन जीना, तो वो उसके बीच का एक मतलब एक ब्रिज है, उसके बीच का एक पुल है, आपको जोड़ता है वानप्रस्थ जीवन से भी और गृहस्थ जीवन से भी। ये फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल आपको दोनों चीज आपको यहाँ पर मिलेगा। तो अरण्यकाश में इतना ही ध्यान रखना, पहले आप देखते थे कि जितने भी आपने रामायण देखा होगा या महाभारत देखा होगा, आप देखते होंगे जो भी राजा के या बेटा थे तो वो अपने एक एज ग्रुप में, जैसे कि 18 से 20-25 साल तक उनका जो ब्रह्मचारी का जो रूप होता था, उसमें वो जाके फॉरेस्ट में जाके वो क्या करते थे, वहां पर शिक्षा ग्रहण करते थे। तो उसी को अरण्यकाश बोला जाता है, वो फॉरेस्ट में जाके वहां पर शिक्षा ग्रहण करते थे। तो ये फिलोसफिकल स्पिरिचुअल नॉलेज आपको यहाँ पर मिलता है। फिर उसी तरह से हमारा क्या है, उपनिषद है। तो जानते हैं कितना उपनिषद है अभी जो मतलब अवेलेबल जो उपनिषद है कितना है, 108 उपनिषद है। तो 108 उपनिषद है, इसमें क्या बताया गया आपको, सेक्रीफाइस के बारे में बताया जाता है, आत्मा के बारे में बताया जाता है, हमारा जो पूरा यूनिवर्स है
जो पूरा ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाता है। फिर इसमें आपको आत्मा और ब्राह्मण का पूरा कंसेप्ट मिलेगा उपनिषद को। तो आज जो लोग उपनिषद पढ़ लेते हैं उनको बहुत महान माना जाता है, क्योंकि 108 उपनिषद पढ़ना एक मतलब कि बोल सकते हैं बहुत ये टफ टास्क है। आप मतलब जल्दी से उसको कंप्लीट भी नहीं कर सकते और समझने में थोड़ा सा आपको परेशानी होगी। तो ये उपनिषद में आपको यही आत्मा ब्राह्मण के बारे में आपको बताया जाता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट है वेदांगाज। वेदांगाज क्या होता है कि मतलब हम लोग वेदा को तो सभी लोग तो उसको संस्कृत में होता है तो उसको अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। तो किस तरह से हमको वेदा को समझना है, किस तरह से मंत्रों का उच्चारण करना है, इसे वेदांगाज बोला जाता है। उसे वेदांगाज में क्या होता है, शिक्षा होता है। सबसे पहले आपको शिक्षा दिया गया है, फिर आपको उसके बारे में बताया गया है, उसका व्याकरण के बारे में, जो संस्कृत का जो व्याकरण है, व्याकरण के बारे में बताया जाता है। फिर ज्योतिष विद्या के बारे में बताया जाता है। फिर आपको जो रिचुअल्स है, जो कर्म कांड है, जो पूजा पाठ का जो रिचुअल्स है, वो सारा रिचुअल्स आपको यहाँ पर क्या किया जाता है, बताया जाता है। तो ये हमारा ये वेदांगाज है। इसमें आपको ये पूरा याद नहीं रखना, सिर्फ वेदांगाज याद रखना, उसका मतलब क्या होता है। तो क्या होता है कि किस तरह से हम लोग मंत्र को उच्चारण करते हैं और किस तरह से हम लोग वेदा को समझते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर उपवेदा। उपवेदा में देख ले तो यहाँ पर हमने देख लिया कि आयुर्वेदा में क्या होता है कि मेडिसिन से रिलेटेड होता है। जो आयुर्वेदा आज भी देखते हैं आप, जो आयुष मिनिस्ट्री है आयुर्वेदा को यहाँ पर प्रमोट करती है। तो आयुर्वेदा में क्या होता है कि मेडिसिन से, आयुर्वेद का जो मेडिसिन होता है उससे मेडिसिन आपको वैदिक एज से ही यह आपको मिलेगा। फिर गांधार वेद में क्या होता है, इसे म्यूजिक को मतलब कि आपको बताया जाता है, मतलब जो संगीत के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाता है। फिर शिल्प वेदा क्या होता है, आर्किटेक्चर, आज जो आप जो घर बनाते हैं, किसी तरह का जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, वो सारा शिल्प वेदा में आपको दिया गया। तो ये क्या होता है, एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है कि शिल्प वेदा में क्या होता है, किसको डिनोट करता है शिल्प वेदा। तो ये किसको करता है, आर्किटेक्चर को करता है। उसी पड़ता है धनुर्वेदा। धनुर्वेदा आप धनुष से ही नाम समझ ले, ये मतलब जो युद्ध किया जाता था उसको, युद्ध के बारे में बताया, किस तरह से कि मतलब राजा को या किस तरह से सिपाही को युद्ध करना, वो पूरा वारफेयर के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो चलिए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। फिर देख ले सूत्र, यहाँ पर सूत्र साहित्य, ये मतलब कि सूत्र पीरियड, जो ये अलग एक पीरियड था इसी के बीच में। तो ये 600 से 300 बीसी तक सूत्र पीरियड था। इसमें ब्राह्मण और आर्यन का जो लिटरेचर था उसका यहाँ पर आपको पूरा लिखा गया था। फिर इसमें सोशल, पॉलिटिकल और जो रिलीजियस अपहेबल था, मतलब उतार चढ़ाव आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये आपको यहाँ पर क्या है, सूत्र साहित्य। फिर अगर सिक्स सूत्राज देखें, ये सूत्राज का नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना। सबसे पहला हमारा जो सूत्र है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र में क्या है, सेक्रीफाइशियल प्रैक्टिस के बारे में बताया जाता है। फिर हमारा क्या है श्रोता सूत्र, इसमें क्या था, परफॉर्मेंस, जो ग्रेट सेक्रीफाइस करते हैं उस किस तरह से उसको करना है, परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर बताया जाता है। फिर हमारा है सुलभ सूत्र, इसमें ज्योमेट्री के बारे में बताया जाता है और मैथमेटिक्स के, गणित के बारे में आपको बताया जाता है। फिर हमारा गृह सूत्र है, इसमें डोमेस्टिक लाइफ, किस तरह से हमको गृहस्थ जीवन जीना है उसके बारे में बताया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, धर्म सूत्र। और धर्म सूत्र की हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा ये धर्म सूत्र है, ये धर्म सूत्र में आपको कस्टम और ड्यूटीज के बारे में बताया जाए, किस तरह से आपको टैक्स पे करना है, क्या आपका धर्म होना चाहिए आपकी जिंदगी में, वो पूरा धर्म के बारे में आपको, कंडक्ट ऑफ जो लाइफ होता है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाता है। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपको मैच द फॉलोइंग के रूप में पूछ दिया सकता है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड का जो हमारा पूरा सोसाइटी था, किस तरह से सोसाइटी था, वो सारा चीज, किस तरह से पॉलिटिकल जो वहाँ का स्ट्रक्चर था, वो सारा चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जितना भी जानकारी महत्वपूर्ण था वो डिस्कस कर ली, इसमें आपको ज्यादा चीज याद नहीं रखनी, क्योंकि ये मेंस परस्पेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड हमने देख लिया था 1500 से 1000 बीसी। इसमें पॉलिटिकल लाभ था, जो ट्राइबल ग्रुप था उस समय बहुत छोटा ट्राइबल ग्रुप हुआ करता था, उसका नाम क्या रखा जाता था, जना। तो जना मीन्स क्या होता है, छोटा, इसमें ज्यादा ग्रुप में मेंबर रहा नहीं करते थे, इसमें जो जन उसको बुलाया था। फिर उसका जो चीफ होता था उसको राजन बुलाया जाता था। चीफ, चीफ को क्या बुलाया जाता, राजन बुलाता। उसका जो पोस्ट था वो हेरिडेटरी था या इलेक्टेड था, रोज लोग उसको इलेक्ट करते थे, चुनाव करके मतलब उसको राजा को वहां पर बैठाते थे। तो ये राजन चीफ बोला जाता था। कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं था। जो विलेज का हेड्स था उसको ग्रामीण बोला जाता था। सभा और समिति, ये असेंबलीज थे। सभा समिति क्या है, जिस तरह से आज आप लोकसभा देखते हैं, विधानसभा में जो आप दोनों जो लोकसभा देखते हैं या राज्यसभा में आप देखते हैं, पार्लियामेंट में जो दोनों होता है संसद में ना, उस तरह से ये सभा समिति होता था। इसमें सारे मेंबर आपको पार्टिसिपेट करते थे। जैसे पुरोहित हो गया, तो पुरोहित मीन्स क्या होता है, प्रिस्ट होता है, जो पंडित होते हैं उसको पुरोहित बोला जाता है। फिर अगर सेनानी देख ले तो सेनानी किसको बुलाया जाता, आर्मी चीफ को बुलाया जाता, जो कि राजन को हेल्प करते थे।
फिर उस समय किसी तरह का टैक्स नहीं लिया जाता था। जो समय का जो गवर्नमेंट या जिस समय का जिस राजन थे, उन राजन द्वारा किसी तरह का वहां पर टैक्स नहीं लिया जाता था। वो राजन द्वारा क्या, एक बलि टैक्स होता था। बलि टैक्स आपको याद रखना है, ये क्या होता था, एक वॉलेंट्री ऑफरिंग होता था, जो मतलब कि ये दिया जाता था। तो ये वॉलेंट्री ऑफरिंग आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर एक कैपिटल पनिशमेंट भी था, ज्यादा प्रिविलेंट नहीं था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अगर जनास की देख ले, जो समय जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स था, ट्राइब्स को यहाँ पर जना बोला जाता है। एक था आपका भारतास, एक था पुरुष, एक था यादुस, एक था तुर्वासास, एक था ध्रुज, अनुज, इक्सावाकू। तो ये सारा ट्राइब है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस स्लाइड को आप 2 से 3 बार रिवाइज कीजिएगा, तो ये सारा नाम आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। क्योंकि ये नाम थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, एंशियंट हिस्ट्री है, नाम आप जानते हैं कि संस्कृत टर्म से ज्यादा लिया जाता है, तो संस्कृत का यहाँ पर यूज आपको ज्यादा किया जाता है। फिर अगर सोशल लाइफ की बात करें, तो पैट्रियार्कल सोसाइटी था, जो पितृसत्ता समाज होता है, वो सोसाइटी था यहाँ पर, तो उसे पैट्रियार्कल सोसाइटी बोला जाता है। फिर अगर देखें फैमिली में, तो फैमिली में कुला होता था, फैमिली को कुल बोला जाता था, जो कि कुलपति द्वारा हेड किया जाता था। ये पूछा जाता आपको कि फैमिली का हेड कौन होता था, कुलपति होता था। फिर हम लोग गोत्र सिस्टम देखे, गोत्र सिस्टम उसी समय से स्टार्ट हुआ। आज आप लोग देखते हैं शादी का समय गोत्र मिलाया जाता है, आपने देखा होगा हिंदू समाज में। तो वो गोत्र सिस्टम भी आपको ऋग वेदा से ही शुरू हुआ था। वो हम बात करेंगे आगे, जब मेंस का क्लास करेंगे, तो गोत्र सिस्टम कैसे डेवलप हुआ आगे जाके। फिर अगर वुमेन का पोजीशन देखे, तो बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजीशन था उस समय, सभा और समिति में वो भाग लेती थी। किसी तरह का वहां पर ये चाइल्ड मैरिज का कोई भी कंसेप्ट नहीं था। ये ऋग वेदा का सबसे अच्छी बात है कि चाइल्ड मैरिज का कौन कंसेप्ट था, वो आगे जाके डेवलप हो गया। फिर जैसे एजुकेटेड वुमेन थी, एक लोप मुद्रा नाम था, अपाला, घोषाला, घोषा, ये सब क्या थी, एक एजुकेटेड वुमेन थी, मतलब उन्होंने बहुत अच्छा शिक्षा उस समय लिया था। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर हमारा नेक्स्ट इकोनॉमिक लाइफ, तो उस समय क्या था, एक पेस्टोरल इकोनॉमी था। उस समय खेती बाड़ी तो हुआ करता था, लेकिन ज्यादा पेस्टोरल इकोनॉमी था, लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे। तो एक जगह से नोमैडिक लाइफ था, उस समय वो गाय भैंस बकरी इस सब सारी चीजों को वो पालते थे। तो ये पेस्टोरल इकोनॉमी था। काउज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। काउज पर आप देखेंगे पूरा टर्म ही है, गविष्ठी, गौशाला, ये सब पूरा टर्म है काउज पर। वो टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के क्लास में। तो आप ये देख सकते हो उस समय कॉपर और ब्रॉन्ज का भी यूज किया जाता है। एग्रीकल्चर था, लेकिन वो सेकेंडरी था, सबसे पहले क्या था, पेस्टोरल इकोनॉमी था। फिर बार्टर सिस्टम में, बार्टर सिस्टम भी था उस समय, किसी तरह का मनी, किसी तरह का क्वाइन या किसी तरह का बोल सकते पैसा का उस समय डिस्कवरी नहीं हुआ था। तो ये काउ यूनिट ऑफ एक्सचेंज भी था, स्पिनिंग, वेविंग, कारपेंट्री, ये सब चीज आपको वहां पर, कोई रिवर क्या करता ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया था, कोई प्राइवेट लैंड ओनरशिप नहीं था। फिर अगर रिलीजियस लाइफ की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, इसमें ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं इस फ्लाइट को थोड़ा सा मतलब कि आपको फास्ट ले, जहाँ समझाने का जरूरत था, जो आपके पीटी के लिए इंपॉर्टेंट था, वो हमने वहाँ पर डिस्कस अच्छे से किया। फिर हमारा अगर रिलीजियस लाइफ की बात करें, तो इसमें नेचुरल फोर्सेस को हम लोग पूजा करते थे उसमें, जिसे मतलब कि देतीज के फॉर्म में पर्सोनिफाई किया था। जैसे इंद्र, इंद्र देवता को हम लोग आज ही पूछते हैं, इंद्र देवता किस चीज को डिनोट करते हैं, रेन वाटर को हम बोलते हैं ना, कि पानी नहीं हो रहा, इंद्र देवता नाराज हो गया। तो ये इंद्र देवता का पूजा किया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट देवता माना जाते हैं उस समय के। फिर अग्नि, फायर, जो मतलब अग्नि देवता का भी हम पूछते हैं, वो ह्यूमंस और गुड्स गुड्स ह्यूमंस और गॉड्स के बीच में वो क्या करते हैं, एक माध्यम स्थापित करते हैं, उन्हें अग्नि मतलब देवता बोला जाता था। फिर वरुण देवता कॉस्मिक ऑर्डर को डिनोट करते थे, और सूर्य देवता, वायु, ये सब उषा, अदिति, मारुतुस, ये सब क्या थे, पूरा आपको उस समय के देवता थे। उस समय किसी तरह का जो पूजा था, आइडल वर्शिप नहीं किया था, मतलब मूर्ति पूजा नहीं हुआ करता था उस समय। जो भी पूजा किया जाता था, वो आपको नेचुरल फोर्सेस का पूजा किया जाता था। किसी तरह का आपको टेम्पल्स नहीं मिलेगा, किसी तरह का यज्ञ का एविडेंस नहीं मिलेगा। तो ये मतलब प्रेयर्स और हाइम्स के द्वारा ही, मतलब कि उच्चारण, मंत्रों के उच्चारण द्वारा ही, और मतलब पूजा पाठ के द्वारा ही, मतलब उस समय का पूजा अर्चना सब किया जाता था। फिर हमारा नेक्स्ट लेटर वेदिक लेटर वैदिक पीरियड, जो कि 1000 से 6000 बीसी तक आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ये चीज जानकारी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो लेटर वैदिक एज में क्या था, यहाँ पर पॉलिटिकल लाइफ की अगर हम बात करें, तो बिगर किंगडम्स इमर्ज हुआ, भारताज और पुरुष, जो कि एक क्रू ट्राइब में आपको फॉर्म हुआ। फिर अगर किंगशिप की बात करें, तो ये हेरिडेटरी हो गया, पावर्स ऑफ किंग क्या हुआ, उस समय इंक्रीज हो गया। फिर स्टैंडिंग जो आर्मी था, वो स्टैंडिंग आर्मी आपको मेंटेन हुआ। सभा और समिति का इंपॉर्टेंस बढ़ गया सभा समिति में। लेकिन लेटर में क्या हो गया, सभा समिति में जो वुमेन का पार्टिसिपेशन था, महिलाओं का जो वहाँ भागीदारी था, वो धीरे धीरे आपको हटने लगा, मतलब उनको हटा दिया गया सभा समिति। फिर अगर न्यू ऑफिशियल्स की बात करें, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सारा ऑफिशियल्स है। ये क्या चीज के ऑफिशियल थे, कौन से ये ऑफिसर थे, वो आपको ध्यान रखना। ये आपसे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम देखें,
भाग क्या है, भाग दुगा ये रिवेन्यू कलेक्टर थे। फिर संग्रहित्री ये क्या थे, ट्रीजर मतलब जो खजाना का जो इनको पूरा चार्ज दिया जाता था। फिर क्या था, अक्सवाप ये अकाउंटेंट थे। फिर सूता इसको चैरियोटर और कोर्ट बार्ड बोला जाता था। फिर आप ग्रामीणी देख सकते हैं, ये विलेज हेड हो गए। सेनानी देख सकते हैं, मिलिट्री लीडर हो गए। पुरोहित देख सकते हैं, ये प्रीस्ट हो गए, जो पंडित थे उनको पुरोहित यहाँ पर बोला जाता था। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर सोशल लाइफ की बात करें तो वर्ना सिस्टम उस समय आपको शुरू हो गया। वर्ना सिस्टम यहाँ पर शुरू हो गया। वर्ना को शुरू में कलर के रूप में ही जाना जाता था, रंग भेद से ही वर्ना सिस्टम आपको शुरू हुआ था। लेकिन उस समय ऑक्यूपेशन को लेकर वर्ना सिस्टम डिसाइड किया। धीरे धीरे वर्ना सिस्टम आपको आगे रिजिड होता गया। जैसे आप देखते हैं वर्ना सिस्टम में क्या, फिर 4 वर्ना हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्याज और शूद्राज। आप जानते हैं ये तीनों वर्णा थे, इनको द्विज कास्ट बोला जाता था। जो आप थ्रेड सेरेमनी देखते हैं, जो मतलब उपनयन किया जाता है, ये तीनों करा सकते हैं। ब्राह्मण करा सकते हैं, क्षत्रिय करा सकते हैं, वैश्या कम्युनिटी करा सकते हैं, लेकिन ये शूद्रा नहीं करा सकते हैं। उनको आज भी नहीं ये मतलब की चीज करने के लिए बोला जाता था। ये शूद्रा ये तीनों को क्या करते थे, सर्व करते थे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर वुमेन का स्टेटस थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया, एजुकेशन उनको मिलना मुश्किल हो गया। फिर जो चाइल्ड मैरिज था वो आपको वहां से शुरू हो गया। फिर आप देखते हैं सती प्रैक्टिस भी आपको स्टार्ट हो गया। अर्ली वैदिक में आपने देखा था सती प्रैक्टिस नहीं था, चाइल्ड मैरिज नहीं था, लेकिन यहाँ से क्या हो गया, शुरू हो गया। आश्रम का जो सिस्टम था वो डेवलप हो गया, जिसमें ब्रह्मचारी सबसे पहला जो आश्रम 4 तरह का है, क्या होता है, ब्रह्मचारी होता है, गृहस्थ होता है, वानप्रस्थ होता है, संन्यास होता है। तभी आप लोग कौन सा मतलब आश्रम में, आप लोग ब्रह्मचारी आश्रम में, आप लोग को यहाँ पर स्टूडेंट लाइफ होता है ब्रह्मचारी। फिर गृहस्थ क्या होता है, आप फैमिली लाइफ जी रहे। फिर वानप्रस्थ क्या होता है कि आप मतलब फैमिली लाइफ से थोड़ा अलग हो गए। फिर संन्यास क्या होता है कि आप पूरी तरीके से फैमिली लाइफ को छोड़ के आप भगवान में मतलब पूरी तरीके से साधना आप करने लगे। तो ये है मतलब कि उसी समय आपको आश्रम सिस्टम डेवलप हुआ था, किस समय, लेटर वैदिक एज में। फिर आप देख सकते हैं गोत्रा और परवरा, ये सिस्टम क्या हो गया, आगे जाके डेवलप हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट था इकोनॉमिक लाइफ। नेक्स्ट इकोनॉमिक लाइफ में देखें तो एग्रीकल्चर आपको मेन ऑक्यूपेशन हो गया। उसमें हमने देखा पेस्टोरल इकोनॉमी आपका मेन ऑक्यूपेशन था। लेकिन यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर जो कृषि था, कृषि आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण होने लगा। लोग मतलब कि ज़्यादा खेती बाड़ी आपको यहाँ पर करने लगे। फिर आयरन टूल्स का यहाँ पर यूज होने लगा। तो आयरन टूल्स का आप देख सकते हैं कि यूज लेटर वैदिक एज में शुरू हुआ, ये आपको ध्यान रखना। फिर अगर देखें यहाँ पर तो इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेस शुरू हुआ, बाली बिकेम कंपलसरी। वहाँ क्या था, वॉलेंट्री, आपका मन है तो दीजिए, आपका मन है तो हम टैक्स नहीं देंगे। लेकिन आप क्या है कि टैक्स आपका मैंडेटरी आपको देना पड़ेगा। लैंड का ओनरशिप बिगेन हो गया, पॉटरी, पेंटेड ग्रेवेयर, फिर इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड। फिर इस तरह का क्वाइंस भी शुरू हो गया। निस्क और सतमाना क्या था, क्वाइंस का नाम था, मतलब कि क्वाइन का भी आपको यहाँ पर जो चीजें है वो शुरू हो गई। फिर अगर रिलीजियस लाइफ की बात देख ले तो हमने उसमें देखा था कि जो हमारे गॉड थे वहां पर इंद्र, अरुण, वरुण जो थे या मतलब अग्नि थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, उनका जो इंपॉर्टेंस था, जो महत्व था वो खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर जो प्रजापति थे, क्रिएटर, इनका यहाँ पर मतलब महत्व बढ़ गया। तो वर्शिपर ऑफ न्यू गॉड थे, कौन थे यहाँ पर, प्रजापति, विष्णु प्रोटेक्टर जिनको बोला जाता है, रुद्र जिनको डिस्ट्रॉयर बोला जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं यज्ञ और रिचुअल्स आपको ज्यादा होने लगा। फिर ब्राह्मण्स का पावर आपको इंक्रीज हो गया, रिचुअल्स आपको कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर आइडोलेट्री स्टार्टेड, मतलब जो मूर्ति पूजन था वो मूर्ति पूजन यहाँ पर स्टार्ट हो गया। तो देख रखते हैं पूरा बदलाव हो गया, मतलब पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं यहाँ पर चेंज हो गया। जो अर्ली वैदिक, इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जो अर्ली वैदिक पीरियड में, ऋग वैदिक में जो चीज आपको नहीं हुआ वो लेटर वैदिक में आपको क्या हो गया, फिर से शुरू हो गया। तो ये चीजें कि याद रखने का आपका तरीका है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और डिफरेंसेस यहाँ पर टेबल आपको दिया गया है, टेबल से भी आप देख सकते हैं जितना सारा चीज हमने पढ़ा है वो टेबल से आप इस तरह एक तरह से रिवाइज करिए। एग्जाम के पहले आप इस टेबल को भी देखिएगा तो आपका दोनों अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक क्या होगा, आपको यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं पॉलिटी के बारे में, असेंबली, सभा समिति इंपॉर्टेंस हो गया, इकोनॉमी, पेस्टोरल इकोनॉमी, सोसाइटी, रिलीजन, लिटरेचर, ये सब सारा चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमारा आज का पूरा वैदिक एज का पूरा यहाँ पर जानकारी था, जो इम्पोर्टेंट चीज़ था। तो हमें लगा कि मतलब कम से कम ये स्लाइड आपको यहाँ पर दे दिया जाए। इससे क्या होगा कि आपको जितना भी इम्पोर्टेंट जो टर्म्स है वो टर्म्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो कैसा लगा यह क्लास दोस्तों, आप लोग यह कमेंट करके बताइएगा। और जो मतलब क्या इसमें हम लोग एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, क्या आप लोग को और चीज़ चाहिए इसमें, एमसीक्यू करे या इस तरह के क्वेश्चन जो पीवाईक्यू वो करे, वो आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लेक्चर को मतलब दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल है
स्काई एकेडमी 360 में। ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको जितना भी मतलब जो एग्जाम्स है वो सारे एग्जाम्स का यहाँ पर तैयारी कराया जाता है, चाहे बीपीएससी हो, दरोगा हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, सीजीएल, और सारे फैकल्टी यहाँ पर आपको मौजूद है, उपलब्ध हैं। अगर देखें तो हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों में यहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है, और यहाँ पर मैथ के, रीजनिंग के सारे फैकल्टी आपको मौजूद है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या रखना है, याद रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और हमारा ऑफलाइन सेंटर भी है। जो ऑफलाइन सेंटर है वो रमना रोड और ये बिकना पहाड़ी के नज़दीक है ऑफलाइन सेंटर पर, और ये नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी तरह का आपको जानकारी अगर यहाँ पर लेना है तो हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।